लास्ट एपिसोड में ग्रैंड मास्टर लिम को सुपर ह्यूमन के पावर के बारे में बता रहा होता है और उससे कहता है सुपर ह्यूमन मतलब ऐसे लोग जो ह्यूमन लिमिटेशन से आगे होते हैं। हम ही ऐसे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग जेनाट्रॉन से सीधे टक्कर ले सकते हैं, जिन्होंने दुनिया को अराजकता में डाल दिया है। हमारे स्ट्रॉन्ग बॉडी के कारण सेंट भी है, लेकिन हर किसी के पास सेंट अलग मात्रा में है, इसलिए हमारी पावर भी अलग अलग होती है। कुछ लोगों पास की फाइट में कमजोर होते हैं, लेकिन सेंट को दूसरे तरीके से यूज करके बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। लेकिन तुम अलग हो, तुम किसी भी तरफ के नहीं हो, तुम्हारे पास सेंट ही नहीं है, फिर भी तुम सुपर ह्यूमन हो, मगर तुम अब तक के इंसान की तरह लड़ रहे हो। सच कहूँ तो ये दिमाग हिला देने वाली बात है। किसी को बिना पावर अवेकिंग किए इतने हाई लेवल पर पहुंच जाना नामुमकिन है, फिर भी तुम मेरे सामने जिंदा सबूत की तरह खड़े हो। शायद ये सब एकदम से समझना मुश्किल है, पर मेरा मानना है कि तुम अब हालात की असली बात समझ चुके हो। लिम कहता सेंट, लेकिन सर। ग्रैंड मास्टर इससे हैरान होते और लिम कहता है मैं ए जीनो से हार गया था, मैं बेहोश हो गया। और तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं मैं जानता हूँ। और हम देखते वो सभी भी फाइट को देख रही होती है और मास्टर बता रहा होता है मैंने उसी समय में सारी स्थिति देखी, फिर जब तुम बेहोश हो गए थे उसके बाद क्या हुआ। यकीनन जब तुम होश में आए होगे तो तुमने वीडियो फुटेज देखी होगी। लिम उस पल को सोचते हुए कहता है मुझे लगता है मैं। ग्रैंड मास्टर कहता हाँ तुम सिर्फ फाइट करे, तुम बेहोश दिख रहे थे, लेकिन उसी हालात में तुम खड़े हुए और कुछ ही सेकंड में ऑक्टोपस जैसी जिनों को बुरी तरह हरा दिया। तुम्हें कुछ याद नहीं है ना? वो एक पल था, मगर उसी समय तुम्हारी असली पावर सेंट के साथ खुली। वो हल्की सी झलक थी, मुश्किल से महसूस होने वाली। मेरा मानना है तुम असल में उस समय बेहोश नहीं हुए थे, तुम्हें जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा जोर की चोट लगी, जिससे तुम्हारी छुपी हुई पावर ने तुम्हें बचाने के लिए प्रतिक्रिया दी। चोट के झटके ने तुम्हारी पावर को जगा दिया, लेकिन तुम अब भी उसे संभालने के लिए तैयार नहीं थे। तुम मार के कारण नहीं गिरे थे बेटे, तुम्हारा दिमाग बस अपने ही पावर के बोझ को झेल नहीं पाया। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर कौन सी स्पेशल एबिलिटी है या तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, पर एक बात तय है तुम सुपर ह्यूमन में भी सुपर ह्यूमन हो, जिसका पावर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। जब तुम ऑक्टोपस से लड़ते हुए अपना कॉन्शियसनेस खो बैठे तो भयानक पावर वाले दूसरा मॉन्स्टर अचानक आ गया। उसका साइज, उसकी भारी ताकत, मैंने तुरंत महसूस कर लिया था कि वो अब तक के मिले जेनाट्रॉन से अलग और कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। ये समझना मुश्किल है कि वो अचानक क्यों गायब हो गया, पर तुम्हें क्यों लगता है कि वो उसी समय वहीं क्यों आया? शायद उनमें से किसी को पता चल गया है कि तुम ही हो उनके धरती पर कब्जा की सबसे बड़ी रुकावट हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, पर मेरा दिल कहता है कि वो तुम्हें ही निशाना बनाने आए थे। बेटे ये बूढ़ा आदमी तुमसे बहुत ज्यादा जी चुका है, हमारी दुनिया जल्दी एक बड़ी जंग में फंसने वाली है। वो जंग हमारी जिंदगी का सवाल हो सकती है, उन मॉन्स्टर के कदमों पर सब निर्भर है। वो कल भी शुरू हो सकती है या शायद आज भी। मेरे प्यारे बेटे। और लिम की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके सिर पे हाथ रखता और कहता है मैं तुम्हारी पावर बाहर लाने में मदद करूंगा और उम्मीद है कि तुम मुझे पहले मारने के लिए माफ कर दोगे। और वहाँ से जाते हुए कहता है अब आओ, ब्रेकफास्ट बुला रहा है। लिम अपने बाल को छोटा और दूसरी तरफ देखते हैं। जूरी अपना डायरी में लिखते हुए कहता है टेम्पू डोजांग ट्रेनिंग के बाकी मेंबर अपने ट्रेनिंग से लौट आए, मैं जल्दी उनमें घुल मिल गया। उन्होंने कहा लकड़ी काटना मेरी रिकवरी को तेज करेगा, जबकि मेरा प्लास्टर अभी उतरा भी नहीं था। दूसरे ही दिन प्लास्टर उतर गया। दद्दू ने मुझ पर एक्यूपंक्चर किया, बोले ये हिरेप के सबसे अच्छा देसी तरीका है। सुइयां बहुत दर्द कर रही थी, मुझे जैसे शाही बना दिया हो। मैं सोच रहा था कि इस बूढ़े झूठे के अगले नए तरीकों से पहले ही भाग जाऊं। फिर मैंने मास्टर ली के साथ ट्रेनिंग शुरू की। उन्होंने बताया कि सबाकुडा ही मार्शल आर्ट की सारी जड़ है वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा तो बस घर जाने का मन था। लिम भी हमारे साथ ट्रेनिंग करता था, लेकिन ग्रुप शास्त्र के बाद वो कहीं गायब हो जाता था और खाने के समय ही लौटता। हर बार उसके कपड़े फटे होते। बाकियों ने कहा कि कोंग को डमी तोड़ने के लिए सजा दी जा रही है, लेकिन दद्दू और लिम दोनों ही ऐसे गायब होते रहते थे। मुझे लगा कि कोंग को कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिल रही होगी। फिर अचानक दिमाग में सवाल आया, क्या सबको पता है कि कोंग व्हाइट कैप सुपर ह्यूमन है? और क्या उन्हें यह भी मालूम है कि दद्दू भी सुपर ह्यूमन है? हम देखते वो दोनों मजे से सो रहे होते हैं, तभी ग्रैंड मास्टर वहाँ पे आकर उन दोनों को उठाने लगते हैं। जूरी फिर से अपने डायरी में लिखते हुए बताता है हम एक दिक्कत में आ गए। लिम को स्कूल जाना
होता है उसके उम्र के बच्चे के लिए स्कूल बहुत जरूरी है। अगर वो बूढ़ा आदमी ट्रेनिंग के बहाने लिम को स्कूल से दूर रखने की कोशिश करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। तभी ग्रैंड मास्टर कहते हैं ये तो आसान है, क्यों ना लिम यहीं से रोज आ जाले। वो भागकर आसानी से स्कूल जा सकता और आ सकता है। इससे जूरी काफी हैरानी से कहता है क्या, और लिम अपने मन में कहता है ये सही है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं आज से ही इसे आजमाए, चाहे दूरी मुश्किल बनाए फिर भी इसे ट्रेनिंग का हिस्सा मान सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जूरी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और जूरी कहता है और हाँ रास्ते में घर से अंडरवेयर ले आना, चार्जर, कंसोल और मेरा लैपटॉप भी। लिम कहता समझ गया। जूरी कहता मैं बस जिस दिशा में कहूँ उसी तरफ चलो, समय का ध्यान रखो, किसी कार, स्ट्रेट लाइन या किसी ऐसी चीज से टकराना मत, समझे डूड। लिम जाने के लिए तैयार रहता और कहता मैं ठीक हो जाऊंगा जूरी, चिंता मत करो, दोपहर में मिलते हैं। लिम काफी स्पीड से वहाँ से जंप कर देता है और आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और इसे ग्रैंड मास्टर भी देख रहा होता है। उसे देखते हुए खामोश होता है, फिर जूरी से कहता है जहाँ तक मेरी बात है मुझे नदी के पास एक बढ़िया मछली पकड़ने की जगह पता है। इससे बेचारे जूरी का तो जान निकल जाता है। दूसरी तरफ बैंक का लैब को देखते हैं, वो लोग सभी लोग को यूरोपा शिप से उतरते हुए देख रहे होते हैं और कहते हैं ये कैसा रहेगा, ये प्री बोर्डिंग सुरक्षा जांच का एक्स्ट्रा सेक्शन होना चाहिए। जो भी लोग यूरोपा में चढ़े थे वो सब यहीं से गुजरे होंगे, इसलिए हमारी तलाश की फोकस यहीं है। उन लोगों को अलग अलग कर रहा हूँ जो उस फोटो जैसा आदमी दिखता है। जैसा मुझे शक होने लगा है कि क्या हम उसे ऐसे पकड़ पाएंगे अगर वो बाकी लोगों की तरह सेम तरीके से अंदर ही ना गया हो तो। और ध्यान से देखने पर मुझे यकीन नहीं लग रहा कि वो वही कैप है या नहीं। जैसम कहता बैन हमारे बस में जो कुछ है सब कुछ कोशिश करना ही है। गैलन की याद में बस मेरी एक मदद कर दो और फोटोज तैयार कर लो ताकि हम चेहरे को देख सके, चाहे वो धुंधला ही क्यों ना हो। पहचान की जांच मैं संभाल लूंगा। तभी जैसम का फोन रिंग करने लगता है जिससे वो अपना कॉल को उठाता है और कहता पैरल कहती है जैसम माफ करना कि मैं तुम दोनों को बिना बताए ऐसे छोड़ गई। मैं अभी नॉर्थलैंड आयरलैंड में हूँ। जैसम काफी हैरानी से कहता क्या कब गए तुम, नहीं क्यों गए वहाँ। पैरल कहती है मैं जोई को ढूंढने आई हूँ। जैसम कहता कौन है जोई। पैरल कहते वो एक सुपर ह्यूमन है जो जेनी को जानती है। जैसम कहता जेनी मतलब जैन सुना था। पैरल कहती है हाँ जैन नॉर्दर्न आयरलैंड में मर्डर और गुमशुदा तेजी से आई है। समस्या ये है काफी संभव है कि इनके पीछे कुछ सुपर ह्यूमन ही है। जैसम कहता सच में। पैरल कहती हाँ जोई ने इसे अपने आंखों से देखा है और अब जोई जो ये केस अकेले देख रही थी खुद गायब हो गई है। सुनाता और मैंने समझ लिया है कि मामला कितना गंभीर है, इसलिए हम घटना वाले इलाके में सीक्रेट रूप से जाकर सच्चाई पता कर रहे हैं। और हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ पर मुझे लगता है गैलन का गायब होना और ये घटना किसी तरह से जुड़ी हुई है। जैसम अपने मन में कहता गायब होना, अब बैन कह रहा होता लापता इंसान। जैसम कहता पैरल अगर दुश्मन सुपर ह्यूमन है ये फाइट बहुत खतरनाक हो सकती है। पैरल कहती है हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जोई के गायब होने के बाद मैं सोनाटा को कभी खो नहीं सकती। सोनाटा अपने मन में कहती है मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर इतनी प्यारी सी साइड भी है। पैरल कहती है मुझे मदद करनी ही होगी। जैसम कहता मुझे लगता मैं समझ गया, क्या मैं यहीं से तुम्हारी किसी तरह की मदद कर सकता हूँ। पैरल कहती है नहीं, तुम अपनी जाँच वैसे ही जारी रखकर मेरी मदद कर सकते हो। ये कहते हुए जिसे जेम्स काफी हैरान होता और पैरल कहती है हम अभी भी नहीं जानते दुश्मन कितना स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमें नहीं पता कि कौन या कितने लोग सामने आएंगे जब तक कि ये मामला खत्म नहीं होता। इसमें कई दिन या महीने लग सकते हैं और अगर इसी बीच किसी भी तरह जेनो अलर्ट बचता है तो उससे तुरंत संपर्क करना। जैसम कहता उससे तुम्हारा मतलब जरूर। पैरल कहती है हाँ भले ही मैं घर पर नहीं हूँ, इस समय केचप मैन संभाल रहा है, बैंक के पास उसका नंबर होना चाहिए। जैसम कहता समझा। पैरल जेनी का तुम्हारे साथ होना दिलासा देता है, लेकिन किसी सुपर ह्यूमन का पकड़ने का ये मिशन पहले कभी नहीं हुआ और मुझे इस बारे में बुरा एहसास हो रहा है। प्लीज पहले अपनी सेफ्टी को जरूरी दो। पैरल कहती है मुझे चाहिए कि तुम मुझ पर भरोसा करो। जिसे जैसम पहले खामोश हो जाता फिर कहता यस मैम। सोनाटा भी पैरल को देखती है फिर कहती है अच्छी टीम है तुम्हारे पास, क्या तुम भी ऐसा नहीं कहोगी पैरल। हम दूसरी तरफ एक खंडर सा जगह को देखते हैं जहाँ पे वही बंदा एक बंदे को मार के जमीन पे फेंक देता है और एक बंदा कहता है बस अब काफी है, डेड बॉडी तो मेरे पास बहुत है लेकिन एक नया झंझट आ गया है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम है। और शायद यही बंदा हो जिसने
गैलन को बॉडी को गायब किया हो। हम 3 दिन पहले नॉर्दर्न आइलैंड का डेविड पब को देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा कहता है मुझे एक और गिलास डेल्किन पिलाओ। देखो डोंग, मुझे लगता है आज रात तुम्हारा काफी हो गया है। डोंग कहता ये कौन सा अच्छा जगह है, तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि मैं अपने पैसे के साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और ये बंदा डेविड जासुआ होता है जो कहता है फेवर आदमी के लिए एक और डेल्किन। फेवर कहता है यस सर। डोंग कहता मैं सुबह तक पीने वाला हूँ बेबी। डेविड कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमें दुकान बंद करनी होगी, पता है ना। डोंग कहता देखो डेव, बस शटर बंद कर दो और चलो साथ में पीते हैं। इतनी सारी मर्डर और गुमशुदाओं के बीच बाहर जाना सच में डरावना है, समझ रहे हो। रात में भटकने से कुछ अच्छा नहीं होगा। डेविड कहता अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो फिर तुम घर से निकले ही क्यों डोंग। तभी वहाँ पे एक और बंदा आता जो गन को तानते हुए कहता है जहाँ मैं देख सकता हूँ वहाँ हाथ ऊपर करो। डेविड कहता बिल्कुल भी मजाक नहीं मैट, आओ और बैठ जाओ। डोंग कहता ओ गॉड मेरा दिल। मैट कहता जब कोई जासूस हाथ ऊपर करने के कहे तो बहस ना करना ही बेहतर है, क्या तुम जानते नहीं। डेविड कहता हाँ, लेकिन इस तरह से बंदूक तानना बहुत दूर की बात होगी। तुम्हें क्या हो गया है। खैर हमेशा की तरह। और ये बंदा मैथुर मैगमेरी होता है जो कहता है हाँ मेरे लिए एक पिंट, लेकिन हाँ ये केस सच में मुश्किल है। सुपीरियर्स लगातार परेशान कर रहे हैं, कोई सबूत या सुराग नहीं, ये बहुत ही ब्रूटल है। डेविड उसे एक ड्रिंक को देते हुए कहता है किसी कातिल को पकड़ना आसान काम नहीं है मुझे लगता है, लेकिन हाँ आखिर में हमेशा उम्मीद की किरण होती है ना। लो ये ले लो। मैट कहता ये बहुत अजीब है, विक्टिम में कोई समानता नहीं, ना एज ना जेंडर कुछ भी नहीं, काफी लोग लापता हो गया है। और सबसे अजीब बात है जेनोस। डेविड कहता जेनोस। मैट कहता हाँ, जैसे चीजें पहले ही गड़बड़ थी, अब उन्होंने एक इनह्यूमन डेड बॉडी को ढूंढ लिया है। यहाँ तक कि सिटी कॉर्नर भी हैरान रह गया, बस धर ही बचा है, सारे हाथ और पैर गायब है। ये डरावना है, जैसे कुछ अधूरा काम बाकी रह गया हो। डेविड कहता सीरियल किलिंग, लोगों का गायब होना और एक जेनाट्रॉन का मामला भी जुड़ा गया है, ऊपर से तुम्हें इनके बारे में कुछ भी पता भी नहीं, सच में बहुत ही झंझट लग रहा है। मैट कहता मुझे इसके बारे में बताओ जैसे भी। तभी एक बंदा कहता शायद ये उसी अपराधी का काम है। जैसे वो दोनों उस बंदे को देखने लगता और कहता है फेवर कहता बीच में बोलने के लिए माफ करना, बस इतना ही। सीरियल किलिंग और जेनाट्रॉन की मौत शायद एक दूसरे से जुड़ी है। मैट कहता खैर ये इम्पॉसिबल नहीं लगता, लेकिन मैं दोबारा पूछता हूँ तुम कौन हो। डेविड कहता वो नया बार टेंडर है, और वो अपना नाम बताते हुए कहता फेविर सर। मैट कहता ओ अच्छा, तुमसे मिलकर खुशी हुई फेविर। अपने मन में कहता ये एक नया चेहरा है। डोंग कहता अरे वो डाल्किन कहाँ है जो मैंने पिछले हफ्ते ऑर्डर किया था। फेविर उसे देते हुए कहता ये तैयार है सर। डेविड एक को कहता इवन बाकी कुर्सियाँ ऊपर उठाओ, चलो बंद करने के लिए तैयार हो जाओ। मैट कहता चलो डेविड मैं अभी यहाँ आया हूँ, कम से कम मुझे थोड़ा नशा चढ़ने दो। इवन कुर्सियों को उठाते हुए कहता है हमें भी घर जाना है डिटेक्टिव। मैट कहता इवन बहुत समय हो गया मिले हुए दोस्त, अभी भी यही काम कर रहे हो है ना। एवन कहता मुझे किसी तरह अपना कर्ज चुकाना ही होगा। ओ हाँ शादी की बधाई हो वैश। मैट हंसते हुए कहता देर से शादी करने में कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम्हारा थैंक्स। तभी डोंग भड़कते हुए कहता सन ऑफ बिच, अपने गिलास को जमीन पर फेंक के तोड़ देता है और कहता तुम इसे डाल्किन कहते हो, ये डेविल की सुसु है। मैट कहता देखो मिस्टर, मुझे लगता है कि आज रात तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। डेविड उसे शांत करते हुए कहता कोई बात नहीं मैट, वो नशे में है, उसे रहने दो। और एक और मेंबर से कहता प्लीज उसकी मदद करो। और इवन तुम ठीक हो दोस्त। इवन कहता हाँ नौकरी पे एक और साधारण दिन बॉस। और वो बुढ़ा अभी भी भड़क रहा होता है और उसे एक हट्टा कट्टा इंसान वहाँ से ले जाने लगता है। और फेविर से कहता तुम इसे अपने ऊपर हावी ना होने दो। डोंग कहता अपना हाथ मुझसे हटाओ, क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। इससे मैट अपने चेयर से उठने लगता है और कहता है ठीक है, लगता है मुझे भी इशारा समझ लेना चाहिए, तुम लोग ये काम पूरा करो और फिर सेफली घर पहुंचाओ। मोटू कहता मिस्टर डिटेक्टिव जांच जरूरी है, लेकिन प्लीज बाहर सावधान रहना। डिटेक्टिव मोटू से कहता मैं इसकी सराहना करता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, भले ही ये खतरे से भरा हो, बुरे लोगों को पकड़ना ही मेरा काम है। इस शहर को उसके अच्छे पुराने दिनों में वापस लाना होगा। इवन कहता आप डिटेक्टिव के बीच एक जिंदा लेजेंड हो है ना सर, मुझे यकीन है आप उन्हें पकड़ लेंगे। डेविड
कहता तुम्हें पता है मैट अच्छा होगा अगर तुम कभी कभी इन दोनों के लिए टिप छोड़ सके। मैट जाते हुए कहता मैं मजाक के तौर पे टूट गया हूँ। इवन हंसते हुए कहता मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन अगर आप ऑफर कर रहे हैं। मोटू भी कहता मुझे यकीन नहीं है कि किया। डिटेक्टिव कहता माफ करना दोस्तों, मैं अपना बटुआ कार में ही भूल गया हूँ। जिससे वो दोनों बेचारे उदास हो जाते हैं। डिटेक्टिव फेवर को देखते हुए कहता फिर भी मैं सच में अब जा रहा हूँ, और वो जाने लगता है। डेविड कहता फिर से आओ मैट। नेक्स्ट दिन अगली सुबह उसी बार का देखते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ स्वीटी, तुम्हारे अंदर एक ऐसी खूबी है जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है तो कैसा रहेगा हैंडसम, क्या तुम मेरे चौथे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे। डेविड कहता माफ करे लेडी, मैं उन महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखता जो प्यार को खेल की तरह समझती है। तभी वहाँ पे मैट आता है और डेविड कहता क्या तुम्हें कल स्टेशन नहीं जाना है, मुझे तो तुम्हें ड्यूटी छोड़ने पर बुलाना चाहिए। मैट कहता अपना हाथ ऊपर करो अभी, जिसे वो लेडी घबरा जाती है। डेविड कहता तुम लिटिल, मैं तुम्हारा ये नाटक सच में बोरिंग हो गया है। मैट कहता चुप रहो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी हाथ ऊपर करो सबके सब। तो वो सभी काफी हैरान होते हैं और मैट अपना बैच को दिखाते हुए कहता मैं डिटेक्टिव मैथ्यू मेकर हूँ, वायलेंट क्राइम यूनिट से। मैं चाहता हूँ कि सब ध्यान दे। सबसे पहले तुम सबको अपना अपना बहाना बताना होगा। डेविड कहता मैट तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैट कहता डेविड कल रात डेल्किन को पीटने वाला शराबी मारा हुआ पाया गया है, किसी ने उसका बॉडी का टुकड़े टुकड़े कर दिया। जिससे वो सभी काफी हैरान होते हैं और डेविड काफी हैरान कहता क्या। मैट कहता विशेष रूप से सिर और धड़ गायब है, सिर्फ उसके हाथ पैर ही मिले। डेविड कहता सिर्फ हाथ पैर, तो फिर तुम कैसे इतना यकीन से कह सकते हो कि वो डाल कैसे है। मैट कहता हाँ अभी भी विक्टिम के पहचान की पुष्टि कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये वही है जो कल रात था। मैंने उसके हाथों पे एक घड़ी देखी थी जब वो कल रात गुस्से में थे, और वो एक महंगी ब्रांड की घड़ी थी और वो घड़ी बॉडी के पास ही मिली। मैंने उसकी पत्नी से कांटेक्ट किया, उसने कहा कि वो कल रात से गायब है, वो विक्टिम जरूर वही है। डेविड कहता डाल्कन मर चुका है लेकिन घड़ी अभी भी उसकी कलाई पर थी। मैट कहता इसका मतलब यह है कि ये रॉबरी नहीं थी, जहाँ उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े के बारे में ये वही तरीका है जैसे वो सीरियल किलर काम कर रहा है जो लगातार हमला कर रहा है। डेविड कल जब मैं गया उसके बाद तुमने क्या किया। इतना टेंशन मत लो, बस सहयोग करो, हम पहले से ही पूरे मोहल्ले की छानबीन कर रहे हैं। तुम्हारे पप को पहले या बाद में जांच में लिया जाना था, तुम्हें ये पता है। डेविड खामोश होता फिर कहता है हमने बाकी चीज और टूटी हुई कांच साफ कर दी और देर से बंद किया। सब कुछ खत्म करने के बाद गैसविडेल और मैंने बियर पीते हुए पत्ते खेले। इवन मेरे साथ था, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि तुरंत सो गया। सूरज निकलने के बाद ही हम घर की तरफ गए। इवन नहीं माना, इसलिए हमने उसे पब में सोने दिया। मैट कहता तो मुझे लगता है कि तुम सभी अपने निवास पर ही रहे और आज रात काम पर वापस आ गए। डेविड कहता ये सही है, मेरी पत्नी इसकी पुष्टि कर सकती है। डिटेक्टिव कहता गैसविडेल, वो कहता यस सर हर शब्द। मैं भी अपने घर पे था फिर वापस आ गया। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इवन पहले से ही पब में था। मैट कहता इवन कहता इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है सर, मैं सारा समय पब में आराम कर रहा था, नहाने वगैरह का भी मौका नहीं मिला, इसलिए थोड़ा बदबू आ रही है। मैट कहता ठीक है, तो फिर तुम्हारे बारे में क्या है दोस्त। फेवर क्या ये यहाँ था। फेवर कहता मैं कल रात काम खत्म करके पब से निकल गया। मैट कहता सही कहा, काम खत्म होने के बाद तुमने क्या किया। फेवर कहता मैं घर गया। बिल्कुल। मैट कहता घर, हाँ उसके बारे में जो मैंने सुना है, तुम उस पड़ोस में नए आए हो। फेवर कहता 2 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। मैट कहता खैर ये तो मजेदार बात है, ये उस समय से पूरा मेल खाता है जब ये हत्याएं शुरू हुई थी। डेविड कहता हे मैं तुम ये नहीं सोच सकते कि वो। मैट कहता चुप रहो डेविड, ये एक पुलिस की जांच है। फेवर कहता अगर आपको जरूरत है तो मैं आपकी पूरी जांच में सहयोग करूंगा सर। इससे मैट खामोश हो जाता और अपने गन को रखते हुए कहता है खूब कहा है, तो फिर तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैट कहता हम कुछ चीज तुम्हारे साथ जांचेंगे, उम्मीद है कि तुम समझ रहे हो फेवर। फेवर कहता कोई भी दिक्कत नहीं है। मैट अपने मन में कहता ये आखिर क्या है। मैट जाते हुए कहता ठीक है, फिर मैं फिर से तुमसे संपर्क करूंगा डेविड। और वो फेवर को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो सब इससे काफी ज्यादा हैरान हो रहे तो कहते हैं मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि इसके बारे में कहाँ से शुरू करूँ। डेविड कहता इवन
इवन गैस भी डाल। चलो दोस्तों करीब से खरीदारी करें, मैं आज रात के लिए पूरी तरह से थक चुका हूँ। इवन कहता मैं पहले जा रहा हूँ बॉस, मुझे लगता है कि इसके बाद हम सभी को आराम की जरूरत है और शायद आज रात कुर्सी छोड़ दे। डेविड कहता इवन तुम्हें परेशान करने के पैसे नहीं मिलेंगे, घर जाओ। और मोटू भी कहता मिलते हैं दोस्त, और पूछता है डेविड तुम्हें क्या लगता है फेवर ठीक हो जाएगा। डेविड कहता मैं उसके बारे में चिंता नहीं करूंगा, वो हमेशा से उदास सा दिखता है लेकिन वो इस तरह का नहीं है। मैं मैच से थोड़ा निराश हूँ लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बोलो अब क्या मेरी बारी है। तभी वहाँ पे धमाका होता है और कोई कह रहा होता डेविड तुम अभी यहाँ हो। हम देखते हैं ये डिटेक्टिव होता है जो कहता है डेविड भी कहता मैट कहता फेवर को ले जा रही पुलिस के कार को उड़ा दिया गया, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। और मैट कहता मेरे 2 ऑफिसर मारे गए और फेवर गायब हो गया है। मोटू काफी हैरानी से कहता क्या। डेविड कहता ओ गॉड। मैट कहता हमें उस कमीने को पकड़ना होगा फेवर, मुझे उसकी बायोडाटा दो, उसमें उसकी पता होनी चाहिए। डेविड कहता मैट काफी हैरानी से कहता क्या। डेविड कहता तुम पूरी तरह से सेफ क्यों हो। मैट कहता तुम क्या कहना चाह रहे हो डूड, मैं दूसरी जगह देखने गया और दूसरे ऑफिसर को उसकी जिम्मेदारी दी। अपने सामने देखते हुए कहता है तुम सीरियस नहीं हो सकते है ना। मोटू कहता प्लीज सब लोग पहले शांत हो जाओ। मैट अपने गन को निकालते हुए कहता चुप रहो तुम घिनौने कमीने। हाँ आप सब कुछ समझ में आ गया है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम शुरू से ही उस बदमाश के साथ मिली भगत में थे। मोटू कहता क्या प्लीज ऐसा नहीं है सर। डेविड कहता इसे ठंडा करो। रोबी अपने गन को पकड़ते हुए कहता है मैट ऐसा कुछ मत करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। मैट कहता डेविड दूसरे हाथ में क्या है। मोटू कहता नहीं। तभी वहाँ पे कुछ ऐसा होने लगता है जिसको बता पाना भी मुश्किल है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते कोई अंदर आता है। ओ गॉड यहाँ तो जैसे कसाई खाना हो गया हो, तुम लोगों ने एक दूसरे पे ही हमला कर दिया है ना। और हम देखते डेविड भी काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो कराने लगता है। तभी वो बंदा कहता है अभी भी ऐसे टिके हो जैसे चैंप हो। वाओ मैं लगभग इम्प्रेस हो गया। डेविड कराते हुए कहता है तुम, और अपने सामने देख के हैरान होता है। हम देखते ये फेवर होता है और वो बंदा कह रहा होता है ये मेरे लिए अच्छा काम करता है। यहाँ एक सीधा बिताया गया समय। और हम देखते फेवर का कटा हुआ गला उस बंदे के हाथ में होता है और ये आइवन जमाल है जो कहता है मैं तुम्हें एक मजेदार सी कहानी सुनाऊंगा, अभी बिल्कुल ताजा और फ्रेश, बस इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। डेविड कहता तुमने किया, क्या तुमने ही टालसन को मारा था। जमाल कहता सही कहा, हालांकि मैं उसे सच में मारने की प्लान नहीं बनाई थी। और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं डोंगसुंग जाते हुए कह रहा होता है वो घटिया कमीना ने मेरा उत्साह को खत्म कर दिया। और तभी अपने सामने देख के हैरान होता है, कहता आखिर ये क्या है। हम देखते उसके सामने 2 सुपर ह्यूमन होता है जिसमें से एक जेनाट्रॉन की बॉडी जैसा लग रहा होता है। और डोंग कहता अब तुम लड़कों को मेरे रास्ते में क्यों आना पड़ा। तभी चिल्लाने की आवाज आती है। देखते ये सब जमाल बता रहा होता और कहता है वो बहुत रूड था, ये फेवर ही था जिसने उसके लिए पे बनाया था, लेकिन उस कमीने ने उसका गुस्सा मुझ पर निकाला। और ये बारटेंडर में काम करने वाला इवन है। और जमाल कहता इसलिए मैंने उसे मार डाला। डेविड कहता उसे मार दिया, तुम्हें मदद करने वाले लोग भी है क्या। जमाल कहता मेरी मदद कर रहे हो, अच्छा सच तो ये है डेविड, मेरे सच में काफी सारे दोस्त है। डेविड हैरानी से कहता दोस्त। जमाल कहता बिल्कुल, आप और साथी बेचारे वो मोटू भी, तुम अपने तरीके से अच्छे दोस्त थे। और ठीक है, मुझे सच में एक छोटे से काम के बारे में बात खत्म कर देना चाहिए। डेविड कहता फेविर। जमाल कहता वाओ क्या तुम सच में रो रहे हो, ऐसा मत करो डेविड, इस बदमाश पर अपने आंसू बर्बाद मत करो। और हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जमाल कह रहा होता फेविर सच बताओ तो मुझे लगा था कि तुम शुरू में स्पेशल हो। और हम फिर से देखते एक फ्लैशबैक जिसमें डेविड फेवर को लाया होता और कहता है फेवर से मिलो एक नया बारटेंडर। फेवर कहता आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। इवन यानी कि जमाल भी उसे देखता है। और मोटू कहता है फैमिली में स्वागत है दोस्त, वो सच में बहुत हैंडसम है ना। और जमाल भी फेविर को देखता है और हम देखते उससे कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि तुम अपनी पावर छुपा रहे हो, यह शायद मेरी तरह ही एक साइकोपैथ हो। मैं ये कैसे कहूँ, तुम्हारा अजीब और पहेली भरा बर्ताव मेरी जिज्ञासा खींच रहा था, पर पता चला कि तुम सिर्फ एक
नॉर्मल बोरिंग इंसान हो, ये खुद एक ट्विस्ट है। काफी दिन हो गए मुझे किसी को इतना शांत देखकर जो अपनी मौत मान ले। क्या तुम जन्म से ही इतने शांत दिल वाले थे, या ये सब सिर्फ दिखावा था? जवाब दो फेवर, या दोनों हाथ जोड़कर भीख मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कसम खाता हूँ आज रात तुम जिंदा रहोगे या डेविड। फेवर कहता हाथ, जिससे जमाल काफी हैरान होता है और फेवर काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता मेरा हाथ, मैं ठीक से भीख नहीं मांग पा रहा क्योंकि मेरा दूसरा हाथ काम नहीं कर रहा सर। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज, बस एक बार मुझे जीने दो। ये सब देखते हुए जमाल हाफी बढ़ता है, अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसके सिर को पकड़ लेता है और कहता है तुम एक के बाद एक ट्विस्ट हो, है ना? मैं तुम्हें मारने का कभी इरादा नहीं रखता था फेवर। और उससे गले को धड़ से अलग कर देता और कहता है लेकिन वो बिल्कुल बेकार है। प्रेजेंट का सीन देखते हैं। डेविड कहता तुम शैतान के बच्चे, क्यों तुमने उसे क्यों मारा और तुमने दूसरों को क्यों मारा? जमाल कहता है पता नहीं, शायद आखिरी पलों में इंसानी स्वभाव देखने की जिज्ञासा थी या गुस्सा निकालने के लिए ध्यान भटकाने वाला तरीका थोड़ी दिलचस्प बदला। कारण कोई भी हो सकता है पर हर बात बेकार नहीं होती डेविड। इससे डेविड काफी हैरान होता है और जमाल कहता है मैं कोशिश करता हूँ उन फूलों को फिर से जीवन देने की जो बहुत जल्दी मुरझा गए, भले ही इसके लिए बलिदान देना पड़े। मैं ये कमजोर और अधूरे जीवन की आत्मा से करता हूँ। मैं वो सही काम कर रहा हूँ जिसे करने की हिम्मत दूसरे नहीं करते। हालांकि मानता हूँ इसमें थोड़ा मजा भी है, तो मुझे बुरा मत कहो और ना ही किसी मॉन्स्टर जैसा समझो। मुझे एक गॉड की तरह सोचो जो भाग्य और नियमों को तोड़ रहा है। डेविड कहता वो बिल्कुल पागल है। जमाल कहता है डेविड मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, मैं एक प्रॉमिस करूंगा, क्या तुम जीना चाहोगे? डेविड कहता है जाओ जाओ, बाहर में जाओ और इसे खत्म कर दो, तुम नर्क में जाओ इवन। जमाल हाफी बढ़ते हुए कहता अच्छा अच्छा। नेक्स्ट सीन में देखते वो बात से बाहर आ जाता और कहता है सूरज पहले ही निकल चुका है। हम डेविड को देखते जो कांप रहा होता है। जमाल उससे कहता है नर्क कोई दूसरा जगह नहीं होता मेरे प्यारे डेविड। हम देखते उसके बॉडी से बुरी तरह से पसीने छूट रहे होते हैं और जमाल कहता है ये कभी ना बदलने वाली दुनिया शायद वो नर्क है जिसका तुम तलाश कर रहे हो। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है और उसको वो पिकअप करते हुए कहता है हाँ कैरल। अब फोन से कुछ अजीबो गरीब आवाज आता है जिसे वही समझ पाता है। तो फिर काफी हैरानी से कहता है क्या, और उसके बॉडी से हल्की सी ब्लैक एनर्जी भी निकलने लगती है। हम फिर से उसी खंडर जगह को देखते हैं जहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे के डेड बॉडी को फेंकता है और जमाल कहता है ये काफी है, डेड बॉडी हमारे पास बहुत है, लेकिन एक बहुत ही परेशान करने वाला घटना हुआ है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यू जॉब है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो दोस्तों, हमारे मेहमानों में से एक ने इसे तोड़ दिया और भागना मुझे परेशान नहीं करता। नहीं, जो मुझे सच में बहुत गुस्सा दिलाता है वो ये है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया। ये वही भागा हुआ बच्चा है, तुम उसे पहचान लोगे, वो बहुत फेमस है। कैरोल ने कहा है ज्यादा समय नहीं हुआ है इसलिए ये बहुत दूर नहीं गया होगा, उसे यहाँ वापस लाओ इमीडिएटली। और साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा होता है।